शिक्षक जिनकी गोद में प्रलय और निर्माण खेलते हैं, शिक्षक जो कि कमज़ोर और मेधावी छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर उनका चयन करते हैं और हर छात्र को आगे बढ़ने का समान अवसर प्रदान करते हैं। शिक्षकों में इस प्रकार की क्षमता उनको एक विशेष प्रशिक्षण के दौरान दी जाती है। यह प्रशिक्षण उनको जिला शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र में दिया जाता है, जिसे हम डाइट भी कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र, द डॉक्टर शैलेंद्र शो। सच तो सच है कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। साथियों, आज हमारे बीच हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रीवा डाइट के प्राचार्य श्री श्याम नारायण शर्मा जी, जिनसे हम बात करेंगे वर्तमान शिक्षा नीति, पूर्व शिक्षा नीति एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण सहित उनके जीवन के कुछ उन अनछुए पहलुओं को और जीवन के उन क्षणों को जानने के लिए मैं उनका इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वागत करता हूँ। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद आपको जो आपने हमें बुलाया। सर, इससे पहले हम बातचीत की शुरुआत करें, आप अपने बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम श्याम नारायण शर्मा है। रीवा जिले के ही गुड़हर गांव का निवासी हूँ। पिताजी हमारे शिक्षक थे और साथ में खेती का कार्य भी हुआ करता था। बचपन से ही हम लोग खेती का कार्य, गाय बैल इनका काम करना इनके साथ, तो इन सब पराओं से परिचित थे। क्योंकि शिक्षक की ये पेशे के साथ खानदानी रूप से जुड़े हुए थे, इसलिए ये पेशा हम लोगों को भी थोड़ा सा आकर्षित करता था। हमारी भी इच्छा थी कि इसमें हमें स्थान मिले। संयोग से हमें वो स्थान मिला, शिक्षा विभाग में हम आए। सबसे पहले हमारा चयन शिक्षा विभाग में व्याख्याता के पद पर 89 में व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से एक परीक्षा आयोजित की गई थी, तो उसी से हमारा चयन हुआ। पोस्टिंग भी रीवा जिले से पड़ोस में ही सतना जिले में हो गई। सतना जिला रीवा से लगभग 16 किलोमीटर दूर था, तो हमारा जाना यहाँ से बना रहा और हम लोग इस शिक्षकीय पेशे पे आ गए। शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए मैं व्याख्याता पद पर ही भर्ती हुआ था। इसके बाद हम बीएड का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आए। जब बीएड प्रशिक्षण में आए तो पहले हम ये समझते थे कि शिक्षक का काम केवल विषय को पढ़ा देना। जब बीएड प्रशिक्षण पे आए तब हमें शिक्षा दर्शन का ज्ञान हुआ कि शिक्षा केवल वो नहीं है जो हम क्लासरूम में पढ़ा देते हैं, बल्कि ये जिंदगी भर चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में हम सब सहभागी हो रहे हैं। शिक्षा दर्शन का ज्ञान हुआ, बालकों की मनोवृत्ति को समझने का ज्ञान हुआ। इस प्रकार से हम लोग शिक्षा को समझने में, जब बीएड किए तो शिक्षा को समझने में समर्थ हुए, बहुत कुछ शिक्षा के बारे में सीख सके। उसके बाद ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्राचार्यों की सीधी भर्ती के पद निकाले गए। उसमें परीक्षा आयोजित की गई तथा इंटरव्यू आयोजित किया गया। उसके माध्यम से हमारी पोस्टिंग शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रसमोहनी, जो जिला शहडोल पे है, वहाँ पे हमारी प्रथम पोस्टिंग प्राचार्य के रूप में हुई। मैं अक्टूबर 94 में प्राचार्य के रूप में वहाँ ज्वाइन किया। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप एक कृषक परिवार से हैं और शिक्षा जगत में आपका परिवार जुड़ा रहा, तो आपको शिक्षा जगत में आने की प्रेरणा कैसे मिली? चूँकि पिताजी भी हमारे शिक्षक थे, बड़े पिताजी भी हमारे वहीं गांव में ही प्रधानाध्यापक थे और उन्होंने हमको पढ़ाया भी था। तो पढ़ाने के साथ साथ शिक्षक का एक आकर्षण जो था, चूँकि समाज में जितनी प्रतिष्ठा हमारे बड़े पिताजी की थी, तो वो संभवतः शिक्षकीय पेशे के कारण ही थी। तो हमको भी ऐसा लगता था कि शिक्षक जो है समाज का बहुत एक सम्मानित व्यक्ति होता है। उस आकर्षण से हम शिक्षा विभाग में आने के लिए प्रेरित हुए और चूँकि हमारा चयन भी व्यावसायिक परीक्षा मंडल से व्याख्याता के पद पे हुआ, इसलिए आने पे प्रसन्नता भी अनुभव। सर, जब आपकी नियुक्ति जब व्याख्याता के रूप में हुई, उस समय आपके सामने कुछ चुनौतियाँ भी रही होंगी। चुनौतियाँ, चूँकि जिसको हम संघर्ष कहते हैं आज के समय में, तो इस तरीके के संघर्ष उस समय लगभग हर व्यक्ति के साथ थे। प्रत्येक व्यक्ति जो था, वेतन चूँकि पिताजी का भी बहुत अधिक नहीं था, परंतु खेती ठीक ठाक हो जाती थी। हम लोग खेती के कार्य में पूरी तौर पे जुड़े रहते थे, इसलिए खेती के कारण आय भी ठीक ठाक हो जाती थी। हमारा गांव जो है वो कृषि के कारण ही जाना जाता था। 1967-68 में कहते हैं जब अकाल पड़ा था, तो रीवा जिले की सबसे अच्छी खेती
हमारे गांव में ही हुई थी। सिंचाई की सुविधा वहां 67-68 में प्रारंभ हुई। डीजल पंप लगाए गए। हमारे बाबा जी थे जिन्हें सेक्रेटरी साहब कहते थे, तो उनको ये खेती देखने के लिए मध्य प्रदेश के भोपाल से भी एक टीम आती थी जो खेतों में जाकर के खेती देखा करती थी। और उनको ये आश्चर्य होता था कि इस प्रकार की खेती तो पंजाब में भी नहीं हो पाती जैसे हमारे गांव में होती थी। क्या मतलब व्यावसायिक खेती थी कि? हाँ, व्यवसाय गेहूं की खेती करते थे। और उस समय गेहूं का खेती करके बाजार पे ले आना, माने गेहूं के लिए भी कई बार ऐसी स्थितियां होती थी कि बिक्री के लिए लाइन लगानी पड़ती थी मंडी में। इतना कम गेहूं का उत्पादन हो रहा था उस समय कि गेहूं काफी फायदेमंद खेती हुआ करती थी गेहूं की। बाद में जब हम लोगों ने खेती की तो सोयाबीन उस समय काफी तरीके से आ गई थी। सोयाबीन के उत्पादन के कारण भी हमारा गांव काफी अग्रणी गांव में गिना जाता था। आज भी खेती वहां पे लोग होती है। यद्यपि अब रेलवे स्टेशन गांव में ही बन गया है, तो अधिकांश जमीन उसमें चली जाने के कारण अब खेती भी थोड़ा सा कमजोर हो गई। मतलब खेती कहीं ना कहीं प्रभावित हो चुकी है। खेती प्रभावित हो चुकी है बहुत अधिक। सर, हम आपको लेकर चलते हैं वर्ष 1994 में शहडोल के रसमोहनी में, जब आप प्रथम प्राचार्य के रूप में आपकी पदस्थापना हुई थी। जब हमारी प्राचार्य पद के रूप में पदस्थापना हुई तो हमें कार्यालयीन प्रक्रिया का बिल्कुल ज्ञान नहीं था कि कार्यालय किस प्रकार से चलते हैं। हम केवल उस समय तक शिक्षकीय दायित्व को ही समझ पाए थे, क्योंकि हमारी लगभग 6 वर्ष की व्याख्याता के रूप में सर्विस थी। तो उस तरीके से हम शिक्षा विभाग को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ नहीं पाए थे। लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन हो गया। वहां पर जब गए हम, तो हीरालाल पटेल जी उस समय जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर शहडोल में पदस्थ थे, जो अपने पूर्व परिचित थे, रीवा से ही वो भी बिलोंग करते थे। तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया। और चूंकि जहां हमारी पोस्टिंग हुई थी रसमोहनी में, वहां पे कुछ दिन पहले ही एक स्कूल को लेके ही एक बड़ा विवाद हुआ था। तो उसके कारण कई दिनों तक वहां चक्का-जाम की स्थितियां भी लगी रही। तो उन्होंने कहा कि आपको स्थान जो मिला है वो बहुत खतरनाक टिपिकल कंडीशन वाली है, इसलिए आप वहां बहुत संभल के रहिए। हम जाकर के वहां ज्वाइन किए। निवास स्थान भी वहीं पे हो गए, स्कूल के पास ही करीब 50 मीटर की दूरी पे एक मकान किराए का एक कमरा ले लिए, वहीं पे रहने लगे। और सुबह स्कूल 7 बजे से प्रारंभिक शिफ्ट में शुरू होती थी। 12 बजे से हमारा ये जो उच्चतर माध्यमिक की कक्षाएं थी लगती थी। वहां पे व्याख्याता केवल 2 थे। तो हमने फिजिक्स, चूंकि हम फिजिक्स के लेक्चरर थे, तब फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया। गणित का भी कोई व्यक्ति नहीं था, तो गणित भी हमने पढ़ाना, फिजिक्स के पैरेलल जो है गणित भी ले लिया। गणित भी ले लिए। कक्षा 9 और 10 में भी गणित पढ़ाने लगे, तो हमारा भी समय अच्छे तरीके से कटने लगा। और इसका परिणाम हमको वहीं पे देखने को ये मिला कि करीब 1 सप्ताह के अंदर ही उस एरिया में पूरा हमारा नाम सहित सब लोग जानने लगे कि इनके भी लेक्चरर आ गए हैं। तो ये जरूर था कि चूंकि हम लोगों की बहुत कम उम्र में प्राचार्य पद पे चयन हो गया, तो लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य लगता था। क्योंकि पीएससी के माध्यम से पहला बैच आया था, तो लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। मतलब ये प्रिंसिपल ही है कि कोई टीचर ही है ना। एक बार बल्कि बच्चियां चर्चा कर रही थी आपस में कि इनको सब कहते हैं प्रिंसिपल है, क्या ये प्रिंसिपल जैसे लगते हैं। तो हमें भी हंसी आ रही थी उस समय सुन करके। पर जिस तरीके का वहां हमको सहयोग मिला, तो ये देख करके हमको लगा कि कोई भी कार्य कठिन नहीं है। प्रबंधकीय दायित्व भी हम वहाँ पे सीख करके हमें काफी संतुष्टि मिली, क्योंकि वो ट्राइबल बेल्ट है बिल्कुल। ये और भी बहुत चुनौती रही होंगी। हाँ, बहुत सारी चुनौतियां थी, लोग डराते भी थे। पर वहां जाने के बाद जब हमने चर्चा सुनी कि यहाँ से 14 किलोमीटर दूर जैतपुर नाम का एक कस्बा था, वहां बताते थे लोग कि वो अंग्रेजों के जमाने पे वहां अंग्रेज थानेदार रहा किया करते थे। तब हमको लगा कि हम तो इतनी दूर आए हैं, कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। जब वहां इंग्लैंड से आकर के लोग यहाँ रह सकते तो हम क्यों ना रहे। और वहां रहे, काफी सम्मान भी मिला लोगों से, और हमको वहां से संतुष्टि भी मिली, क्योंकि हम जो कार्य कर रहे थे। हाँ, एक घटना जरूर हम बताना चाहेंगे जो हमारे शिक्षकीय जीवन में हमारे स्वभाव में परिवर्तन है। क्योंकि हम 24 घंटे उसी स्कूल पे बैठते थे। एक दिन स्कूल पे एक लड़का करीब 1 बजे के करीब आया। हमने उसको बुलाया, बाहर ही बैठे हुए थे। कान पकड़ के उसको हमने पूछा, तुम देर से क्यों आए हो? तो उसने कहा, सर कल पानी गिर गया था, तो हम हल चला रहे थे और हल छोड़ करके सीधे स्कूल आ गए। उस दिन से हमें लगा कि बच्चों के पारिवारिक पृष्ठभूमि को समझना कितना आसान है। जब तक हम इनको नहीं समझ पाएंगे तो हम शिक्षा के क्षेत्र में कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम पाठ्यक्रम से इतर जब तक हम सामाजिक संरचना और उनकी आर्थिक स्थिति को नहीं जानेंगे तो शिक्षक हम नहीं बन पाएंगे। जी, आप रीवा जिले में कई बार डीपीसी के पद पर भी प्रभारी के रूप में रहे।
इस दौरान कोई ऐसी घटना जो आपको याद हो? डीपीसी के पद पे तो हमें अकस्मात रूप से ही प्रभार दिया गया था। उस समय तत्कालीन कलेक्टर हमारे हरिरंजन राव साहब कलेक्टर थे। वो भोपाल किसी बैठक पे गए हुए थे। जी। बैठक से वो लौट करके आए, उनको वहीं किसी ने बताया था। तो जब बैठक में उन्होंने समीक्षा की थी तो करीब 2200 निर्माण कार्य यहाँ चल रहे थे। अब 2200 निर्माण कार्यों में केवल 17 कार्य ही पूर्ण हुए थे। कई वर्षों से ये लंबित पड़े हुए थे। तो उन्होंने हमको बुलाया, कहा कि हमको डीपीसी का प्रभार देना चाहते हैं। जी। हमने उनसे निवेदन किया कि सर, हम डाइट में प्राचार्य के पद पर आ चुके हैं, हमारे पास भी अपना एक काम है, इसलिए कृपया हमको इससे मुक्त रखें। तो उन्होंने कहा कि भोपाल में हमने कई लोगों से बात की। राज्य शिक्षा केंद्र के हमारे आयुक्त थे मैडम नीलम समीर राव थी, उन्होंने ही नाम सुझाया है, इसलिए उनको इस काम को तो करना ही होगा। फिर हमने काम प्रारंभ किया। काम जब प्रारंभ किया तो एक दिन उन्होंने कहा कि भाई आप काम के बताया। हमने कहा सर, आपको समय देना पड़ेगा, काम आपका सब पूरा हो जाएगा जो आप चाहेंगे। जी। काम तो उन्होंने कहा क्या हम आपको काम देंगे? हमने कहा सभी विकास खंडों में हमें एक शिविर लगाना होगा और शिविर के माध्यम से प्रत्येक निर्माण कार्य की समीक्षा करनी होगी और उस निर्माण कार्य की समीक्षा करेंगे। जहां की राशि जारी नहीं हुई है तो वहां की राशि जारी करेंगे। निर्माण कार्य किस तारीख को पूरा होगा ये हम डाटा बनाएंगे। जी। कहीं ठीक है, हम आप बैठक का एजेंडा तय कर दो और वहां हम हर बैठक पे आपके रहेंगे। ये संयोग की बात है कि 9 बैठकों में 9 विकास खंडों में जब पहले चरण की बैठक हुई तो सभी में कलेक्टर साहब उपस्थित रहे और उन्होंने अपने उद्बोधन भी दिए, हमने अपना काम किया। इसके बाद वो कुछ दिन बाद, माने 4-5 महीने की बात है, हम डीपीसी के पद पे ही कार्यरत थे। उन्होंने भोपाल में फिर कोई बैठक की। जी। तो बैठक में गए, वहां से फोन लगाया कि यार यहाँ इतनी तारीफ हो रही है अधिकारी की, तुम अभी तक हमको रिपोर्ट भी बना के नहीं दिए हो कि हुआ क्या है। हम कहा आपको तो जानकारी नहीं। फिर हमने एक पहल नाम से एक पत्रिका प्रकाशित की थी, जिसको उस समय मध्य प्रदेश शासन ने भी काफी सराहा था। तो उसके कारण एक हमारी भी कार्य करने के प्रशासनिक गुणों का भी हमारे अंदर भी विकास हुआ और हमारी एक पहचान भी बनी। तो इस प्रकार डीपीसी के पद पे तो हम लगभग 4 बार थोड़े समय पे लिए कार्य किए। जब भी यहाँ डीपीसी का पद संकटग्रस्त हो जाता था, कोई स्थिति आ जाती थी, तो हमें डीपीसी का प्रभार दे दिया जाता था। मतलब संकट मोचन के रूप में आपको नियुक्त किया जाता था। हाँ, चूंकि हमको अतिरिक्त प्रभार के रूप में ही डीपीसी, चूंकि हम बनना चाहते नहीं थे कभी, तो अतिरिक्त प्रभार के रूप में ही ले जाया जाता था। और जब कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो जाती थी तो तब तक में काम भी काफी हद तक लाइन पे आ जाती। सर, आपने 2010 और 11 में जिला शिक्षा अधिकारी का भी कार्य किया है। जिला शिक्षा अधिकारी का भी कार्य हमने 2 बार किया है। 10 पे हुए थे तो उस समय भी परीक्षा परिणाम जो था रीवा जिले में, जब हम इसका कार्य कर रहे थे जिला शिक्षा अधिकारी का, तो लगभग 15% परीक्षा परिणाम में वृद्धि हुई थी। जी। अब परीक्षा परिणाम के वृद्धि के कारण हमें भी माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा भी सम्मानित किया गया था। कई जगहों से भी हमारे प्रशंसा पत्र भी प्राप्त हुए। और दीनदयाल अंत्योदय मेला रीवा में ही शुरुआत हुई थी। उस समय कलेक्टर साहब हमारे जेपी श्रीवास्तव साहब थे। तो उस कार्य में भी हमने हमारी महत्वपूर्ण भूमिका थी और उसकी काफी भी प्रशंसा मध्य प्रदेश शासन के द्वारा की गई थी। जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में एक युक्तिकरण का कार्य होता था, जिसमें ज्यादातर वो विवादित हुआ करता था। उसमें ये लोग कहते थे कि युक्तिकरण जब होता है तो जिला शिक्षा अधिकारी नहीं रह जाते, बाकी मास्टर तो वहीं के वहीं रह जाते। पर कुछ संयोग की बात है कि वो पूरी तौर पे इम्प्लीमेंट भी हुआ, कार्य भी संपादित हुआ। आप चूंकि शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र में हैं प्राचार्य के रूप में, तो वहाँ पर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जी। तो शिक्षकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों है? शिक्षक बनने की प्रक्रिया जो है वो नियुक्ति दिनांक से पूर्ण नहीं होती। शिक्षक बनने की एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है। और शिक्षक जब नियुक्त हो जाता है, जब वो विद्यार्थियों के बीच में काम करना शुरू करता है, तब उसको वास्तविक रूप से वो शिक्षक बनना प्रारंभ होता है। शिक्षक बनने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है, जैसा हमने पहले भी कहा, कि हम विद्यार्थी को समझें। विद्यार्थी को समझने के लिए विद्यार्थी को पढ़ना आवश्यक होता है। और इसका ज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से ही होता है कि उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, वो विद्यालय में कितना समय दे सकता है, घर में पढ़ने के लिए उसकी क्या व्यवस्थाएं हैं। तो इस चीज को समझना, इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात जो होती है कंटेंट,
विषय वस्तु आधारित, विषय वस्तु में भी लगातार परिवर्तन होता रहता है। और जब कोई टीचर बनता तो जो वो पढ़ करके आता है उसमें बहुत सारे बदलाव हो जाते। तब विषय वस्तु आधारित प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है। तीसरा जो है शिक्षा दर्शन की, तो जो हमको ये डीएलएड बीएड एमएड के प्रशिक्षण होते हैं, ये ज्यादातर शिक्षा दर्शन इन पे होता है। तो शिक्षा दर्शन की समझ भी शिक्षकों में विकसित होती है। तो इसके माध्यम से तो सेवाकालीन प्रशिक्षण और सेवा पूर्व प्रशिक्षण। अब सेवा पूर्व प्रशिक्षण जो होते हैं वो शिक्षा दर्शन पर आधारित होते हैं, शिक्षण शास्त्र पर आधारित होते हैं। तो इन विषयों के बारे में तो उनको सेवा पूर्व प्रशिक्षण में प्रशिक्षण दे दिया जाता है। परंतु सेवाकालीन प्रशिक्षण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक विषय वस्तु आधारित होता है और दूसरा टीचिंग मेथोडोलॉजी से संबंधित होता है। तो टीचिंग मेथोडोलॉजी में भी लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। संचार माध्यम के साथ जो परिवर्तन होता है, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम आए हैं इसके कारण भी होता है। फिर एक बार टीचर किसी भी क्लास में पढ़ाता है, क्लास का फीडबैक जब उसका वो मूल्यांकन करता है कि हमारे समझाने से कितने विद्यार्थियों ने समझ आई उनकी, इस बारे में अगर कोई कमियां, विद्यार्थी कभी फेल नहीं होता, फेल शिक्षक होता है। भले हम परीक्षा परिणाम के रूप में ये माने कि विद्यार्थी फेल हो गया है, तो विद्यार्थी को हम फेल नहीं कह सकते। इससे हम टीचर अपना मूल्यांकन करता है और उनकी जो कमियां हैं उनको दूर करने का दायित्व तो हमारा है कि शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से उन कमियों को दूर करें, जिससे शिक्षक पूर्ण शिक्षक बन सके। अपूर्ण शिक्षक ही समाज के लिए काफी उपयोगी। सर, जैसे आपने बताया कि शिक्षकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और शासन द्वारा लगातार शिक्षकों के प्रशिक्षण में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, फिर भी शिक्षा का जो स्तर है वह लगातार निरंतर गिर ही रहा है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, शिक्षा का स्तर गिर रहा है ये तो हमको सबको दिखाई पड़ता है, पर उसके पीछे बहुत सारे कारण। सबसे बड़ा कारण जो है, हमारे देश में लगभग 29 करोड़ बच्चे विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। और दुनिया की अगर बात करें तो 3 ही देश ऐसे हैं जहां 29 करोड़ उनकी कुल आबादी। तो इतनी बड़ी आबादी को पढ़ाने के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता है, बहुत सारे शिक्षकों की आवश्यकता है। उनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी पहली बार विद्यालय आ रहे हैं, उनके माता पिता भी कभी विद्यालय नहीं गए थे। तो इस कारण से हमें जो परिदृश्य दिखाई पड़ता है तो ऐसा लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी गिरावट दिख रही है। आज से 20 वर्ष 25 वर्ष पहले ये स्थितियां थी कि शिक्षा विद्यालय में जो आते थे वो करीब करीब दूसरी पीढ़ी के लोग होते थे, जिनके माता पिता भी पढ़े हुए थे, उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि भी अच्छी रहती थी। तो वो जब विद्यालय आते थे तो उनके पास संसाधन भी होते थे, ज्यादा संसाधन नहीं होते थे, पर कम से कम कॉपी किताब पेन होते थे। अब जो विद्यार्थी हमारे विद्यालयों पे आ रहे हैं उनके पास ये भी नहीं हो रहा। दूसरी तरफ इतना बड़े जब विद्यार्थियों को पढ़ाना तो शिक्षकों की भी बहुत अधिक आवश्यकता होगी। जब इतने बड़े स्तर पर योग्य शिक्षकों की भी बहुत अधिक कमी है। अब हमारा जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ तो ये पता चला कि जो डीएड और बीएड किए हुए शिक्षक थे 85% लोग उस टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में पास ही नहीं हो पाते। तो हमारे ये जो बड़े बड़े संस्थान खुल गए हैं जिनके माध्यम से हमारे प्रशिक्षित होने का प्रमाण पत्र मिल रहा है, अगर हमारी इनमें प्रवेश प्रक्रिया में सुधार नहीं हुआ, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको टीटी कहते हैं, इसको पास करने के उपरांत उनको प्रशिक्षण पे जाना चाहिए और फिर उनका प्रशिक्षण के बाद उनका सीधे शिक्षक पद पे चयन होना चाहिए, नियुक्ति हो जानी चाहिए। नियुक्त हो जानी चाहिए। तो टीचर की अगर हम योग्य व्यक्तियों को शिक्षकीय पेशे की ओर आकर्षित कर सके तो निश्चित रूप से शिक्षा में सुधार होगा। भौतिक संसाधनों की कमी भी है, खासतौर से शासकीय विद्यालयों में तो भौतिक संसाधनों की भी कमी दिखाई पड़ती, परंतु भौतिक संसाधन चाहे भवन हो, चाहे अन्य टीचिंग से लर्निंग मटेरियल हो, चाहे सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स हो, इनकी उपलब्धता से अधिक टीचर की, योग्य टीचर की उपलब्धता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। योग्य टीचर, उत्साही टीचर और साथ में उसको शिक्षकीय पेशा के प्रति उसके मन में समर्पण का भाव हो। अगर ऐसा हुआ तो समर्पित शिक्षक बहुत बड़े बदलाव कर सकता है अपने विद्यालय में भी और समाज में। सर, अगर ये भी बात जैसे आपने कहा कि
हम योग्य शिक्षकों का चयन करते हैं, लेकिन अगर दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, जो हमारे अशासकीय विद्यालय हैं वहाँ पर ना तो ट्रेंड टीचर होते हैं, लेकिन उनका परिणाम हमारे अपेक्षा ज़्यादा बेहतर होता है। ये तो अब नहीं कह सकते। आज के जो रिकॉर्ड हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल के परीक्षा परिणामों से जो रिकॉर्ड आए हैं, उसमें शासकीय स्कूलों का परीक्षा परिणाम प्राइवेट विद्यालयों से थोड़ा सा बेहतर है। शासकीय विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी की पृष्ठभूमि और प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने वाली विद्यार्थी की पृष्ठभूमि में बड़ा अंतर होता है। परंतु यहाँ हम यद्यपि आप कहेंगे कि आप शासकीय विद्यालय के हैं इसलिए शासकीय विद्यालयों का पक्ष लीजिए, ये बात बिल्कुल स्वाभाविक भी है, क्योंकि हम लोगों की पढ़ाई भी पूरी तौर पे शासकीय विद्यालय पे हुई, कार्य करने का भी शासकीय विद्यालय में अवसर मिला, तो उनके पक्षधर हो जाना कोई हमको ये भी नहीं लगता कि गलत कह रहे हैं। परंतु हम जिस परिवेश में शासकीय विद्यालयों के शिक्षक प्राचार्य कार्य कर रहे हैं, जिन बच्चों के बीच में ये कार्य कर रहे हैं, अगर उसको हम परीक्षा परिणाम थोड़ा कम आने पे भी अगर उसको हम एक उपलब्धि माने, तो हम समझते हैं शिक्षक के प्रति ये हमारा अधिक महत्वपूर्ण कार्य होगा। इसलिए कि अभी हम एक प्रशिक्षण पे गए थे सर, तो पन्ना के लोग आए हुए थे उस प्रशिक्षण पे, वो दिल्ली में प्रशिक्षण था 2-3-4 वर्ष। तो वो एक मुसहर जनजाति होती है, उसके बच्चों के बारे में बता रहे थे कि वो केवल वो मुंह पकड़ करके आते हैं। तो हमने कहा वो स्कूल आते हैं तो पढ़ते नहीं हैं बिल्कुल। हमने कहा ये क्या कम उपलब्धि है कि जिनके खानदान में कभी कोई स्कूल नहीं आता था, वो बच्चे स्कूल आने लगे, की तरफ चलने लगे। आज नहीं तो कुछ कल उनमें परिवर्तन ये दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए ये भी नहीं कह सकते। हाँ, एक चीज और आप कहना चाहेंगे कि केवल परीक्षा परिणाम से ही स्कूलों के स्तर को आप माप नहीं सकते। परीक्षा परिणाम कई बार बहुत अच्छा दिखता है जी। एक बच्चा, मान लीजिए आप कल्पना करिए कि 2 बच्चे एक साथ एक ही जगह से निकले हों, स्कूल आ रहे हों, कहीं पर एक एक्सीडेंट हो गया हो और एक बच्चा उस व्यक्ति को जो एक्सीडेंट में गिरा हुआ उसको हॉस्पिटल ले आता और इसके बाद वो अपनी परीक्षा देने के लिए जाता, और दूसरा बच्चा वो उसको इग्नोर करके वो सीधे हॉस्पिटल आ जाता है, परीक्षा देता। जब परीक्षा परिणाम निकलता तो उसके नंबर 80% आते हैं, उसके हो सकता 50% आते। तो क्या आप उसको 50% अंक लाने वाले बच्चे को ये कहेंगे कि वो उससे कम बेहतर इंसान है? लेकिन सर ये भी देखा जाता है ना कि जिनका प्रतिशत कम होता है उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती फिर। बिल्कुल ये बात सत्य है, परंतु अब हमको ये बात बहुत दिनों से ये चल रही है कि हम बेहतर इंसान का निर्माण शिक्षा के माध्यम से करते हैं। शिक्षा को हम परीक्षा से न तौलें। शिक्षा परीक्षा का एक बहुत छोटा पार्ट। जो नई शिक्षा नीति हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मूल्यांकन का जो कहते हैं 360 डिग्री मूल्यांकन किया जाएगा। तो उसके सामाजिक परिवेश का, सामाजिक चेतना का, आर्थिक उसके कौशल का और उसके अन्य गुणों का, जैसे खेल से है, संगीत से है, जो भी मानवीय गुण उसके होते हैं, तो सबका मूल्यांकन करने का एक पैरामीटर बनाया जाएगा। उसमें शिक्षक का मूल्यांकन विद्यार्थी भी करेगा और विद्यार्थी का मूल्यांकन तो शिक्षक करता, समाज के लोग भी करेंगे, क्योंकि शिक्षा को आप आइसोलेट करके नहीं देख सकते। शिक्षा जो है उसमें समाज, शिक्षार्थी, विद्यार्थी और शिक्षक तीनों जुड़े हुए हैं। जो शिक्षक है वो भी समाज का ही अंग है। तो समाज में किस प्रकार की सोच विकसित हो रही है, आज ये जो सोच विकसित हुई है कि शिक्षा जो है वो शासकीय नौकरी का एक सशक्त माध्यम बन गया, केवल माध्यम है। हाँ, और उसी के माध्यम से हम शासकीय नौकरी प्राप्त करते हैं। शासकीय नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, उसको हम केवल पैकेज की दृष्टि से देखते हैं कि कितना हमको पैसा मिल गया। जबकि समाज में किस प्रकार के बदलाव आए हैं, बेहतर इंसान कम पैसा कमा करके भी समाज के लिए बेहतर काम कर सकता। अच्छा डॉक्टर केवल वो नहीं होता जो प्रिस्क्रिप्शन से दे दे मरीज ठीक हो जाए, बल्कि वो भी है जो उनकी आवश्यकता को समझ सके। कि एक व्यक्ति की आवश्यकता अगर 1000 रुपए की दवाई खरीदने की है, एक व्यक्ति के लिए खाने की समस्या है, तो उसके लिए उस प्रकार की दवाई भी देना जाए। इसीलिए समाज शास्त्र का जो विषय था वो मेडिकल एजुकेशन में भी पढ़ाया जाता था और इंजीनियरिंग में भी। हमारे जो है वो इंजीनियर थे, रिटायर्ड हो गए हैं, वो कहते थे कि समाज शास्त्र हम लोगों को पढ़ाया जाता था इंजीनियरिंग में।
तब मुझे कि उसके क्या उपयोगिता है। कहीं उपयोगिता, चाहे हम नहर बना रहे हो, चाहे पुल बना रहे हो, चाहे रोड बना रहे हो, आखिर बना तो आदमी के लिए रहे हैं। जी। अगर आदमी के लिए बना रहे हैं तो इसका समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा, जो बस्ती बांध बनाने के कारण उजाड़ हो रही है उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और उनके लिए किस प्रकार का सामाजिक विकास किया जी। जाए कि उनकी आजीविका भी चलती रहे। मतलब किस प्रकार उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। बस जी। अगर हम सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए नहीं होंगे जी, तो जी। हम अच्छी से अच्छी शिक्षा भी बेकार हो जाएगी। इसीलिए आपको आश्चर्य लगेगा कि जो राजनेता होते हैं ये पढ़ने के बाद भी समाज को पढ़ते हैं। जी, जी। ताकि सफलता का उनका बहुत बड़ा कारण है कि वो समाज के दुख दर्द को भी समझते हैं, और समाज के दुख दर्द और उनकी परिस्थितियों को शिक्षक को भी उतना ही समझना पड़ेगा। शिक्षक का काम केवल विद्यालय का काम नहीं, विद्यालय से बाहर जाना भी उसका काम। हम जो अपने गांव की बात करते हैं, शिक्षकों की बात, रीवा जिले में कृषि का उस समय बड़ा माने जो हमारी शुष्क कृषि विकास परियोजनाएं चलती थी, जी, जी। खेती पे उन्नति का जितना अधिक कार्य शिक्षकों ने किया उतना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नहीं कर पाया। उसने बीज अगर उपलब्ध कराए तो उसका सबसे पहले प्रयोग शिक्षकों ने किया, और शिक्षकों ने प्रयोग किया तो उसके देख करके सभी कृषकों ने किया, और उसके कारण जो खेती की उन्नति हुई तो शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका थी। इसी प्रकार से जो हमारा गाय के नस्ल में परिवर्तन हुआ, सबसे पहले शिक्षकों ने उस परिवर्तन को स्वीकार किया। तो शिक्षक जो है वो सामाजिक परिवर्तन का भी वाहक है, समाज में आर्थिक परिवर्तन का भी वाहक बनता है। इसलिए शिक्षक का काम विद्यालय के बाहर भी बहुत कुछ है, समाज के में भी वो नेतृत्व करता है। बहुत सारे लोग हैं उनके कहने पे वोट भी देते हैं। जी जी सर, जैसे आपने शिक्षा नीति की बात की, तो ये जो वर्तमान की जो नई शिक्षा नीति अभी आई है, यह क्या है? शिक्षा नीति चूंकि सबसे पहले 1968 में आई थी, फिर 1986 में आई। 1986 के बाद अभी हमारी 20 में नई शिक्षा नीति लागू हुई। क्योंकि समाज की आवश्यकताएं बदलती हैं, समाज का परिवेश बदलता है, तो जब इन सब बदलावों के साथ शिक्षा नीति में भी परिवर्तन आवश्यक होता। आज तक जो हम लोग शिक्षा पढ़ रहे थे तो हम लोगों के साथ भी जब भी शिक्षक में आए, अब कॉलेज में भी जब पढ़ते थे तो लोग ये कहते थे कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा जो है वो केवल बाबू बनाने के लिए शिक्षा दी जा रही है। ये बात अपनी जगह दुरुस्त भी थी, पर इसको कह भी नहीं सकते कि केवल इतना ही था, इसलिए कि उसी शिक्षा के कारण हमारा इतना बड़ा स्वतंत्रता आंदोलन चला, विश्वव्यापी जितना बड़ा आंदोलन नहीं चला था। अब बहुत सारे देश इससे प्रेरित हुए। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा से इंजीनियरिंग में भी पेश हुआ, मेडिकल में भी हुआ। तो बहुत सारे लोग, कोई भी पेशा ऐसा नहीं है जहां लोगों की कमी हो, तो उस पेशे की भी शिक्षा की अपनी बहुत सुधार थी। परंतु एक बात ध्यान देने योग्य, इंग्लैंड की आबादी कुल 6 करोड़ थी। उन्होंने जो शिक्षा बनाई थी वो अपने लिए बनाई थी, और उस शिक्षा का कुछ पार्ट को यहाँ वो इम्प्लीमेंट कर रहे थे। चूंकि पूर्ण रूप से जो अपने यहाँ वो स्तर मेंटेन करते थे उसको तो यहाँ कभी आए नहीं। आर्थिक कारण भी थे, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तीनों ही अलग अलग परिस्थितियां थी। तो उन परिस्थितियों, क्योंकि उनका साम्राज्य जो था आधे विश्व से अधिक था, तो उनको सुपरवाइजर बन के काम करना ज्यादा आसान रहता था नियंत्रण करने के लिए। अब जो हमारी देश की पॉपुलेशन है वो 140 करोड़ के आसपास पहुंच रही है। 140 करोड़ आबादी में काम करने वाले लोग अधिक होने चाहिए। तो काम करने वाले लोग जब तैयार होंगे तो काम करने के लिए कौशल विकास के लिए हमें व्यावसायिक शिक्षा, और ये जो नई शिक्षा नीति आई है इस पे बहुत जोर दिया गया है। 25 प्रकार के व्यावसायिक शिक्षा के कोर्स महाविद्यालयीन शिक्षा में प्रारंभ होंगे। अब जो कौशल विकास की बात आई, कक्षा 6 से ही बच्चों के कौशल को विकसित करने का काम नई शिक्षा नीति के अंतर्गत लिया गया है। ये नई शिक्षा नीति में हमारे जो परिवर्तन हो रहा है, मुख्य परिवर्तन 2 प्रकार के होंगे। एक तो होगा जो क्लासरूम में अभी हम जो था 10+2 शिक्षा पद्धति, अब 10+2 को डिवाइड कर दिया गया। 3 वर्ष जो हमारे आंगनबाड़ी या शिशु शिक्षा केंद्र कहते थे, प्री प्राइमरी एजुकेशन, उनको +2 साल की स्कूली शिक्षा, जहाँ अंक ज्ञान, अक्षर ज्ञान इस पे रहेगा। इसके बाद कक्षा 3 से लेकर के 5 तक उन्हीं पे थोड़ा सा आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसके बाद कक्षा 6 से लेकर 8 तक में व्यावसायिक शिक्षा का भी एक चैप्टर उस पे जोड़ा जाएगा, कौशल विकास की, उनका कौशल विकसित हो। वहाँ पे जो क्षेत्र के
कौशल जहाँ पे कर रहे हैं, जो जिन परिवारों से आते हैं, तो उनको विकसित करने की हमारी नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये प्रयास किया जाएगा। यद्यपि शिक्षा नीति को वास्तविक धरातल तक उतरने में कई वर्ष लगेंगे, संसाधन भी कमी होगी। अभी जो ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें 6% राशि व्यय करने का प्रावधान माने उसके सुझाव है कि 6%। अभी हमारा जो व्यय हो रहा शिक्षा पे वो 2.7% था। अनुसंधान कार्य में 0.7% व्यय हो रहा, जबकि हम उससे एनालिसिस करने की क्षमता विकसित करने की उम्मीद करते हैं कि जब हमारा 12वीं भी पास करे बच्चा तो उसमें विश्लेषण और तर्क शक्ति दोनों का विकास हो जाता है। इसके लिए हमारे क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसका विकास करना है। इसके लिए हमें टीचर भी तैयार करने पड़ेंगे। टीचर तैयार करने के लिए टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को उतना सक्षम बनाना होगा। आज हमारी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की संख्या देश में लगभग 19,000 है। पहले जब ये देश स्वतंत्र हुआ था तो इनकी संख्या 100 कुछ थी, 110-15 के करीब। तो अब ये 19,000 संख्या तो बढ़ गई, परंतु उनका जो परिणाम निकल रहा कि टीचर ट्रेनिंग लिए हुए जब लोग टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में बैठते हैं तो एक बार तो 92% फेल हो गए, स्वाइप हो जाते पूरी तरह से। तो इसलिए टीचर तैयार करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उनके लिए भी जब ये अवसर होगा, अच्छा उसके कारण एक निराशा का भाव भी आता है। जब कोई टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भर्ती हो जाता है, अब पास करने के बाद जो डिग्री लेकर के घूम रहा होता है उसको टीचर की नौकरी भी नहीं मिल पाती, तो उसके अंदर भी निराशा का भाव आता है। इसलिए अगर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने के बाद उसको हो, एक सिक्योरिटी भी मिलेगी, अयोग्यता भी मिलेगी। हो सकता है कि आगे आने वाले वर्षों में इस प्रकार की। सर अभी विगत 2 वर्षों में अगर देखा जाए, करीब 2017 से शासन द्वारा एक डीएलएड जैसा कोर्स चलाया गया था, फिर उसकी मान्यता खत्म कर दी पुनः। अब जो है नियुक्तियाँ जो हो रही हैं वो बीएड बेस पे हो रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। डीएलएड जो है 1 से लेकर के 5 तक के लिए अनिवार्य है कि डीएलएड प्रशिक्षित व्यक्ति होगा, क्योंकि यहाँ पे बाल मनोविज्ञान पे अधिक जोर दिया जाएगा। बीएड वाले जो हैं वो शिक्षा दर्शन पे अधिक जोर देते हैं, ये बच्चों की प्रवृत्तियों पे। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान जितना बेहतर डीएलएड प्रशिक्षित व्यक्ति को होता है उतना बीएड वालों को नहीं हो। इसलिए यहाँ पे प्राइमरी टीचर के लिए डीएलएड अनिवार्य है। यहाँ अभी हमारे यहाँ ये स्थिति कि कुछ लोग बीएड करके भर्ती हो गए थे, तो उनके लिए 6 माह का एक स्पेशल डिप्लोमा कोर्स कराया गया, तो डीएलएड की मान्यता समाप्त नहीं हुई। हाँ, ये जो 6 से 8 हैं इनमें डीएलएड वाले भी एलिजिबल होते हैं और बीएड वाले भी एलिजिबल होते हैं, और 9 से जो 12 का अभी तक की स्थिति है वहाँ बीएड वाले अनिवार्य, क्योंकि उनके लिए शिक्षा दर्शन महत्वपूर्ण होता है, यहाँ बालक का मनोविज्ञान। सर प्राय यह देखा जा रहा है कि जो प्राइवेट संस्थाएं हैं वहाँ पर डीएलएड मान्य नहीं किया जा रहा है, बल्कि बीएड को ही प्रेफर किया जा रहा है, तो ये कहाँ तक सच है? जो इनके लिए रेगुलेटरी माने अथॉरिटी है एनसीईआरटी, तो उन्होंने तो सबके लिए नियम एक ही बनाए हैं। अब व्यावहारिक रूप से कहाँ किसका पालन किया जा रहा है, क्योंकि जब राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू हुआ था 2009 में, तो उसमें यह प्रावधान किया गया था कि 3 वर्ष के अंदर सभी शिक्षक जो होंगे वो प्रशिक्षित शिक्षक ही होंगे। अब चूंकि वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, इतनी बड़ी संख्या थी खासतौर से प्राइवेट विद्यालयों में कि ये संभव नहीं हो पाया था। फिर एक एनआईओएस के माध्यम से एक बहुत बड़े वर्ग को पत्राचार के माध्यम से ये कराया गया। रीवा जिले में हमने लगभग 6,000 लोगों को जो प्राइवेट स्कूलों पे टीचर थे उनको एनआईओएस के माध्यम से प्रशिक्षण कराया। अब उनमें से भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि एनआईओएस के पास इतना अधिक स्टाफ भी नहीं था। कई लोगों के साथ ये समस्या आ रही कि उनको वो परीक्षा तो पास कर ले, उनको आज तक मार्कशीट नहीं मिली। कई बार उनके अंक गलत चढ़े हुए हैं, उनकी अब शिकायत को भी लोग वहाँ अटेंड करने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने एडहॉक बेसिस पे कुछ भर्तियां कर ली थी और जैसे वो प्रोग्राम समाप्त हुआ तो उनको उन्होंने छुट्टी कर दिया, तो इसलिए उस पर भी दिक्कतें आ रही हैं। पर ऐसा नहीं है, माने नियम सबके लिए एक ही है। हाँ, पालन प्राइवेट वाले थोड़ा सा अपने मर्जी से करते हैं, तो अपनी व्यवस्था करते हैं। तो नई शिक्षा नीति की जैसे बात करी आपने, और इसके पूर्व की अगर शिक्षा नीति देखें तो उस समय भी
बहुत सारे पाठ्यक्रम चलते थे जहाँ पर बच्चों को नैतिक शिक्षा, धर्म और कार्य करना सिखाया जाता था। फिर जो हमारी नई शिक्षा नीति आई, तो इसमें धर्म का या फिर नैतिक शिक्षा का कहाँ तक रोल है? इनका सभी का रोल उसी प्रकार से रहेगा जैसे पहले था। जी। नई शिक्षा नीति में जो मूलभूत परिवर्तन की उम्मीद की जा रही है वो जी। ये है कि विषयगत विभाजन जो जी। उसको हम कम करेंगे। जी। एक गणित पढ़ने वाला व्यक्ति सामाजिक अध्ययन भी पढ़ेगा। अच्छा, सामाजिक जैसे भी हम पहले बात करते हैं माध्यमिक कक्षाओं में, जी। खासतौर से 6 से 8 में, इस पे जब हम सामाजिक अध्ययन विषय पढ़ा रहे होते हैं तो अभी हमको यह एहसास होता है कि हम सामाजिक अध्ययन पढ़ा रहे हैं, परंतु जब सामाजिक अध्ययन पढ़ाने वाला टीचर हिंदी भी पढ़ा रहा है, जी। विज्ञान भी पढ़ा रहा जी। है, तब भाषा का ज्ञान भी वो करा रहा है। अगर वो इंग्लिश मीडियम का भी स्कूल है तो इंग्लिश मीडियम इंग्लिश भी पढ़ा रहा जी। है, जी। कहीं संस्कृत के शब्दों का प्रयोग कर रहा तो संस्कृत भी प्रयोग कर रहा। इसी प्रकार से संस्कृत वाला हिंदी भी पढ़ा रहा है, सामाजिक अध्ययन भी पढ़ा रहा। तो इस भाषा, ये जो विभाजन था हमारा विषयों के बीच में, इनको कम करना, इस पे जो हमारा एक पढ़ाने का नया सिस्टम लागू करने का है, उसमें ट्रेनिंग चल रही है। IIT के माध्यम से कुछ लोगों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है, कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं। स्टीम का मतलब है कि STEAM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट और मैथमेटिक्स, इनको किस प्रकार से आपस पे एक दूसरे से जोड़ते हैं और जोड़ करके पढ़ाना। अगर आप घर पे काम कर रहे हैं कि हम किसी को कुर्सी पे बैठा रहे हैं तो उस पे बहुत सारी प्रक्रियाएं हो रही। कोई आदमी खड़ा होता है तो उस पे विज्ञान का है, फाटक खोलते हैं तो उस पे विज्ञान क्या है, फाटक लगाना, अगर हम गेट लगा रहे हैं तो गेट में गणित भी पढ़ा रहे हैं कि किस प्रकार से वो कोण बना रहा है, उसके जो कोण बने हैं उससे। तो इस प्रकार की विधा का प्रयोग करने के लिए टीचर को सक्षम बनाना, ये हमारे लिए भी एक बड़ा चैलेंज होगा कि इस प्रकार के टीचर को हम सक्षम बना पाएं कि वो विषयगत विभाजन से बाहर जा करके उनको सही तरीके से शिक्षा दे सके। क्योंकि आप खुद भी याद करिए, आप टीचर को टीचर के रूप में याद करते हैं, विषय टीचर के रूप में याद नहीं करते। अपने पढ़ाने वाले टीचरों को याद करिए, फिर विषय टीचर वो बाद में आता कि हाँ वो ये विषय पढ़ा। तो उसी तरीके की परिकल्पना इस नई शिक्षा नीति में की गई। अच्छा, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी अब सामाजिक विज्ञान के भी IIT में भी कह रहे हैं कि ये जो हमारे मानविकी के विषय हैं ये भी अब लगेंगे। एक बहुउद्देशीय कॉलेज भी बनाए जाएंगे जिनमें बहुत तरीके के विषय होंगे। इंजीनियरिंग भी होगा तो कॉमर्स भी होगा, साइंस भी होगा, GST का भी ज्ञान होगा। तो इस तरीके के, चूंकि कार्य रूप में परिणित होने में अभी समय लगेगा। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सबसे पहले अंगीकार किया है। अब उसके लिए आदेश जारी हो रहे हैं, कुछ समय में शायद ये जाए। सर, क्या जो वर्तमान में शिक्षक बनेंगे, क्या ऐसी कंडीशन होगी कि टीचर इज अ जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन? टीचर विषय से अलग तो टीचर को कर नहीं सकते, विषय का ज्ञान तो उसको होना बहुत ही आवश्यक है, पर उसके साथ साथ अन्य का, क्योंकि हम विषय पढ़ते तो विषय किस लिए पढ़ते, इसलिए कि उसका हम उपयोग करना सीख सके, और उपयोग करने के लिए हमें अन्य का भी ज्ञान आवश्यक है। तो टीचर्स तैयार करना ये एक बड़ी कठिन प्रक्रिया है। लेकिन सर, अगर देखा जाए वर्तमान परिस्थितियों में तो शायद टीचर के जो मूलभूत कार्य है उससे वह इतर काम करता है। अगर आप शिक्षकों से बात करेंगे तो ये बातें आएंगी। शिक्षक निर्माण कार्य में भी लगा हुआ है, शिक्षक मध्याह्न भोजन में भी लगा हुआ है, शिक्षक अन्य कार्यों में भी लगा है, वैक्सीनेशन पे भी लगा। पर अगर आप एक समाज के जागरूक प्राणी के रूप में ये देखें तो शिक्षक की भूमिका तो ये है। शिक्षक, हम कहते हैं स्कूल में वो भवन का निर्माण न कराए तो अपने घर में कराता है, तो भी उसको ज्ञान होता तभी वो करा पाता। अपने बच्चों के स्वास्थ्य का भी ध्यान वो रखता है, अपने बच्चों के लिए वो हेल्थ एंड हाइजीन पर भी ध्यान रखता है। अगर यही काम वो वहाँ विद्यालय के लिए करता है तो इसको हम अलग कैसे कह सकते हैं? वो भी एक सामाजिक कार्य ही है। पढ़ाने का मतलब जो हमारा शिक्षा दर्शन है वो ये कहता है कि विद्यालय में न शिक्षा शुरू होती है न विद्यालय में समाप्त होती है। विद्यालय की शिक्षा जिस दिन से बच्चा पैदा होता है उसी दिन से उसकी शुरू हो जाती है, और जब तक वो जीवित रहता तब तक शिक्षा चलती रहती, कुछ न कुछ वो सीखता रहता। विद्यालय में हम एक व्यक्तित्व का एक बहुत छोटा पार्ट लेते हैं। 20% का निर्माण हम विद्यालयों में करते हैं, 80% का निर्माण समाज करता। समाज की जो विसंगतियां हैं वो स्कूलों में भी दिखाई पड़ेंगी।
और स्कूलों का प्रभाव भी समाज पे पड़ता है। ये माने एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक होते हैं जी। समाज से अलग करके आप शिक्षा को नहीं दे सकते, आप शिक्षक भी समाज से अलग नहीं रहते। सर, चूँकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भी हैं, तो आप अपने आप को कहाँ पर पाते हैं? कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को शिक्षक के रूप में सबसे बेहतर पाता है और हर व्यक्ति शिक्षक का काम करता जी। है। प्रशासनिक अधिकारी भी जब अपने अधीनस्थों की मीटिंग लेता है तो एज ए टीचर जी। उनको समझाता है, चाहे वो कितने भी बड़े प्रशासनिक पद में बैठे जी। हुए, चाहे हमारे राजनेता हो, मंत्री हो। मंत्री जब समाज को एड्रेस कर रहे होते हैं कभी जनसभा को, तो एज ए टीचर ही बात कर जी। रहे होते हैं। अब वो ये चाहते हैं कि हमारी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और उनके वो हृदय में बसे। तो ये शिक्षक का दायित्व तो एक ऐसा दायित्व है जिसका निर्वहन सब कोई करना चाहता है, सब कोई सम्मानित होता है। वो एक हमने किस्सा सुना था कि औरंगजेब जब ने अपने पिताजी शाहजहां को बंदी बना लिया तो उनसे पूछा था कि क्या काम करना चाहते हो, कहीं कुछ बच्चे दे दो जिनको हम पढ़ाएं, कहीं अभी बादशाहत नहीं मतलब गई। उन पर भी शासन करना चाहते हैं आप? हाँ। तो ये शिक्षक जो है वो सदैव विद्यमान रहेगा आपके अंदर, चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हो। शिक्षक का काम है एक अच्छा इंसान बनाना। अच्छा इंसान अच्छे समाज के लिए होता है। और इनमें अगर शिक्षा अगर फेल होगी तो आप मानिए कि पूरा समाज फेल हो गया। भारतवर्ष के भी अगर आप इतिहास को देखें तो चाहे हम विदेशी आए तो इसलिए आए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था फेल हुई। शिक्षा व्यवस्था अगर हमारी बेहतर होती तो हम आने वाली घटनाओं को समय के पहले भांप जाते। दूरदर्शी बनाना भी शिक्षा का काम है, शिक्षक का कार्य है। इसीलिए आचार्य चाणक्य को हम आज भी याद करते हैं कि आने वाली घटनाओं को उन्होंने समय के पहले भांप लिया और उसके अनुरूप उन्होंने साम्राज्य पे आकर के बात की और उनको जन समर्थन मिला। तो शिक्षक का काम समाज की चुनौतियों को अन्य से पहले समझ जाना है और उसके लिए समाज का निर्माण करना है। सर, अब आप अपनी ज़िंदगी का सफ़र कैसा देखते हैं? हमारी ज़िंदगी का सफ़र हमारे दृष्टि से तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उन परेशानियों से हमें कभी नहीं गुजरना पड़ा जो ज़्यादातर लोगों को आती है। हमारा चूँकि पारिवारिक रूप से बहुत अधिक आवश्यकताएं भी अपनी नहीं थी, संपत्ति के मामले में भी चूँकि रीवा से लगा हुआ गांव था, जगह जमीन भी थी, तो इसलिए हमारा बहुत अच्छी ज़िंदगी जी। चूँकि कार्य करने का हमको अपने कार्य के साथ रुचि है, इसलिए हमको काम करते हुए कभी बोझ अनुभव नहीं हुआ। कई बार हमको अन्य कार्य भी करने पड़ते हैं, करते हैं, तो उसमें भी चूँकि अपनी प्रकृति बन गई है कि जब भी जो काम मिले उसको पूरी क्षमता के साथ करें और उस कार्य को हम संपादित करने में सफल रहते हैं। तो इसलिए हम तो ये मान के चल रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी भी सफल है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हमारे भी आए, कुछ विपरीत परिस्थितियाँ भी आई, पर वो भी गुजर जाती हैं। तो इसलिए कोई हमको उसके कारण तनाव नहीं है। स्वास्थ्य भी अभी तक लगभग पूरी तौर पे ठीक है। सर, हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, अभी तक सुन रहे थे, इनके लिए क्या संदेश है? इनके लिए भी हमारा यही संदेश है कि सबसे पहले तो आप लोग, आप हो, हम हो, समाज की एक इकाई है। अगर समाज हमारा बेहतर होगा तो हमको बेहतर जिंदगी जीने को मिलेगी। हमारे पास जितने भी संसाधन हैं ये सब समाज के दिए हुए हैं और समाज के लिए ही उपयोग करना। अपनी क्षमताओं का उपयोग हम समाज को बेहतर बनाने के लिए करें। हमारी शुभकामनाएं सबके लिए यही हैं कि हम अपनी क्षमता का जितना अधिक से अधिक उपयोग करें, जितना कठिन से कठिन काम करें, पर ये कार्य जो है समाज के हित के लिए होना चाहिए। हमारा यही संदेश है, यही शुभकामनाएं। साथियों, हमारी खुशनसीबी एक डॉक्टर शैलेंद्र सो सच तो सच है में आज हमारे बीच जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रीवा डाइट के प्राचार्य श्री श्याम नारायण शर्मा जी ने अपना अमूल्य समय दिया। इसके लिए आप सभी की ओर से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, दर्शकों को भी हमारी तरफ से प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। पुनः आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।